अब तक हमने देखा कि कैसे ऋषभ ने दोनों भाइयों को पकड़ा और उन्हें सारी बातें उगलने के लिए कह दी, और अगर नहीं उगली तो उनके सामने उनकी बहन को लाकर खड़ा कर दिया। अब आगे। सर, हम दोनों भाई छोटे से गांव में रहते थे। हमारा गांव में गुजर बसर राशन की दुकान चला के हो जाता था। वहीं हम अपनी बहन के साथ रहते थे, लेकिन इसे पढ़ने का बहुत शौक़ था और कहती थी बाहर जाकर पढ़ना चाहती है, कुछ अच्छा करना चाहती है। हम लोग तो इतना कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद की पढ़ाई नहीं हो पाई, और घर में किसी के ना होने की वजह से हम अपना पुश्तैनी घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहते थे। बस जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी में अपना घर चला लेते थे, लेकिन अपनी बहन की मनोकामना पूरा करना भी हमारा ही तो फ़र्ज़ था। इसलिए हम अलग अलग तरीके ढूंढने लगे जिससे हमें पैसे मिल सकें या हम पैसे कमा सकें। तभी हमें अप्रोच किया राजू भाई ने। राजू भाई वो हैं जो जगह जगह जाकर ऐसे छोटे छोटे गांव में उन लोगों को ढूंढते हैं जिनको नौकरी की तलाश हो या फिर जिनको पैसे की तंगी हो, और ख़ास करके बिना किसी स्पेशल बैकग्राउंड के, बिना कोई फैमिली वाले लोगों के लिए। हमारी बहन वो बाहर रहकर ही पढ़ाई करती थी। हम लोग रहते थे मध्य प्रदेश के जबलपुर में और वो रहती थी बेंगलोर में। इसलिए जब राजू भाई हमारे घर आए हमारे बारे में पता करते करते, तो उन्हें हमारी बहन के बारे में नहीं पता चला। फिर एक दिन राजू भाई ने ही हमें कहा कि वो हमें पैसे कमाने का अच्छा मौका दे सकते हैं। हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते थे। उसी में राजू भाई भी हमारे गांव आए थे, लेकिन हमने राजू भाई के पैसे कमाने के प्रपोज़ल को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई भी आपको ऐसे फ्री में पैसा तो नहीं दे देगा, और हमें मालूम नहीं था वो किस तरह के काम में है, तो हमने उन्हें इग्नोर किया। बाद में राजू भाई ने हमारे गांव में एक हेल्थ चेकअप का कैंप लगवाया। उन्होंने हमें पुरानी फ़ोटोज़ भी दिखाई जिसमें उन्होंने बाकी अलग अलग जगह जाके गांव में जाके कैंप लगाए थे। वो कहते थे ये उनकी फ्री सेवा है जो वो गांव वालों के लिए करते हैं। हम भी उसी में गए और हमारे भी ब्लड टेस्ट हुए। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा हमें लगा। बस जब रिपोर्ट मिली तो हमारे रिपोर्ट में ब्लड कैंसर आया। ये खबर सुनने के बाद हम दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि हमारे कंधों पर एक बहन को पढ़ाने का ज़िम्मा था, तो हम मरने से पहले अपनी बहन के लिए सब कुछ करके जाना चाहते थे, ऐसा जिससे उसके आगे की ज़िंदगी आसान बने। हम नहीं चाहते थे हमारे जाने के बाद हमारी बहन दुखी हो। उसे आगे पढ़ने का शौक़ था, क्योंकि पहले भी इस दुनिया में वो अकेली थी, और हमारे जाने के बाद फिर अकेली हो जाती, तो पढ़ाई से कम उसकी ज़िंदगी तो आसान बन ही जाती। सर, हमने जो कुछ किया सिर्फ़ अपनी बहन के अच्छे भविष्य के लिए किया। उसमें हमने ये नहीं सोचा कि अपनी बहन के भविष्य को सुधारने के चक्कर में हम किसी और बहन बेटी को खतरे में डाल रहे हैं। जब राजू भाई ने हमारी कैंसर की रिपोर्ट हमें दिखाई और हमसे पूछा कि हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, तो हम दोनों ने यही कहा हमारा कुछ कर्ज़ है जो हमें उतारना है। वो कर्ज़ उतर जाएगा तो हम खुशी खुशी मरने को भी तैयार हो जाएंगे। हमारे पैसों वाली बात पर राजू भाई ने हमें एजेंसी के बारे में बताया। उन्होंने कहा हमें छोटा मोटा कुछ काम करना होगा और उसके बदले में वो हमारे अकाउंट में हर महीने पैसे डालते रहेंगे। उस बात को 2 साल हो गए। हम कुछ दिनों बाद ही अपना गांव हमेशा के लिए छोड़कर राजू भाई के साथ दिल्ली आ गए थे। जब हम आए तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर हमारी आंखों पर पट्टी बांधी थी, और उसके बाद हमारी आंखें सीधा एजेंसी के अंदर जाने के बाद ही खुली। इतना तो हम समझ गए थे कि वो लोग हमें रास्ता दिखाना नहीं चाहते, इसलिए हमारी आंखें बंद करके यहाँ तक लाए हैं। हमें पता था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अपनी बहन के लिए हमने वो काम जारी रखा। फिर हमें धीरे धीरे एक स्पाई की सारी चीज़ें सिखाई गई। हमें सीखने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें कभी करी ही नहीं थी। फिर धीरे धीरे हमें पता चला ये एजेंसी है जो हमारे देश के सीक्रेट दूसरे देश को बेचते हैं, और इसी से उन्हें पैसा मिलता है। ऐसा काम करने के लिए वो कुछ जगह अपने स्पाइस छोड़ते हैं जहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके। वहीं पर सर मैंने साहिल को देखा था।
साहिल अक्सर अपनी एजेंसी में राशि मैडम के बारे में बात किया करता था। सबसे बोलता था राशि मैडम कितनी सुंदर, कितनी भोली हैं। तभी मुझे नहीं पता था कि बाद में मैं उनसे ऐसे मिलूँगा। फिर हमें 1 साल तक ट्रेनिंग दी गई। बस ट्रेनिंग में हमें लगभग सब कुछ सिखाया गया। उसी बीच में हमने बहुत सारे हम जैसे मजबूर लोगों को भी वहाँ पर आते देखा, जो शायद किसी न किसी वजह से अपनी ज़िंदगी से मोह छोड़ चुके थे। करते करते हमें एक टाइम के बाद बाहर भेजने का भी काम शुरू किया गया। आपके घर आने से पहले हम दोनों भाइयों ने ड्राइवर की नौकरी एक बिजनेसमैन के घर पे की थी। वो बिजनेसमैन बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही देश से प्रेम करने वाला। उसके पास बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स थे जो अगर दूसरी कंट्री को पता चल जाए तो वो हम पर अटैक कर सकते हैं, हमें हानि पहुंचा सकते हैं। उन्हें वही चाहिए था, लेकिन वहाँ पर हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए और एक दिन हमें उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया। अगर हमारी एजेंसी ने पहले ही हम पे नज़र रख के हमें बचाया नहीं होता तो शायद हम वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। हमें उनसे बहुत कुछ सुनने को मिला, उन्होंने हमें मरने की धमकी भी दी। लेकिन फिर हमें याद आया कि कैसे अपनी बहन के लिए हमें और भी बहुत कुछ करना है। इसीलिए हमने उनसे माफ़ी मांगी। उसके कुछ महीनों तक हमें खुद को वापस से तैयार करने में लगे और फिर हमें आपके घर भेजा गया, ये बोलकर कि यहाँ पर एक लड़की है जो बहुत सुंदर दिखती है, जिसका नाम राशि है और हमें उन्हीं को मौका पाने के बाद किडनैप करना है। पिछली बार गलतियों से सीख कर इस बार हम बहुत सतर्क थे। हम अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि किसी से कोई गलती ना हो। एक बार को हमें बुरा भी लग रहा था कि राशि मैडम जितनी सीधी इंसान के साथ हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम हमारे सामने सिर्फ हमारी बहन थी और उसकी वो मुस्कुराहट। अंदर से हम जानते थे जो कर रहे हैं वो कितना गलत है, लेकिन मजबूरी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती सर। उन लोगों का टारगेट क्या था ये तो हमें नहीं पता, बस इतना पता था कि आपको वो अपने कब्ज़े में करना चाहते थे और आपको कब्ज़े में करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी राशि मैडम का किडनैप। एक चीज़ हमें और पता चली, राशि मैडम की बॉडी बहुत स्ट्रांग है। फिज़िकली मारने पीटने में नहीं, बल्कि उनकी बॉडी किसी भी चोट को बहुत जल्दी हील कर लेती है। और हमारी एजेंसी ऐसी बात पर रिसर्च करना चाहती थी कि मैडम की बॉडी में ऐसी क्या चीज़ है। इस वजह से भी सबका ध्यान उन पे कुछ ज़्यादा ही खींच के चला गया। ये बात सुनने के बाद ऋषभ के मन में ख्याल तो आया, लेकिन उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा तुम कुछ जानते हो? नहीं सर, उनका मेन मकसद शायद बस यही था कि आपको पकड़ के जो भी सीक्रेट आपको पता है या कुछ भी ऐसी बातें जो उनके काम की हों वो आपसे निकलवा सके। ठीक है, तुम्हें और किसी के बारे में पता है जो हमें अंदर की सारी बातें बता सके? नहीं सर, अक्सर हर स्पाई को अलग अलग रखा जाता था। वो तो हम दोनों भाई थे, इसलिए हम दोनों को साथ रहने दिया। ठीक है श्याम, इन्हें ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। तुम दोनों ने बेशक क्राइम किया, लेकिन उस क्राइम की सज़ा देने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। शायद इस बहाने तुम कभी कभी अपनी बहन को भी देख लोगे। आई लाइक वन थिंग अबाउट यू, दैट इज़ यू हैव इमोशंस फॉर योर सिस्टर, बट इन्हीं इमोशंस का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया है। सो आई होप तुम कभी ऐसी चीज़ फ्यूचर में होते देखो तो उसे ज़रूर रोको। श्याम, ले जाओ इन्हें। जी सर। उनके जाने के बाद ऋषभ अपने फादर से पूछता है, पापा आगे क्या करें? आई थिंक हमें एक बार साहिल से बात करनी चाहिए। अब वो काफ़ी डेस्परेट हो चुका होगा और जिस हिसाब से तुमने उसके लिए ट्रीटमेंट करवा रखी है 4 महीनों से, आई थिंक इट्स टाइम कि वो अपना मुंह खोले। ओके, और इसकी बहन का क्या करना है? तुमने बोला है तो तुम्हारे हिसाब से चलते हैं। थैंक यू। और इतना बोलकर दोनों बाप बेटे वहाँ से उठते हैं और प्रदीप जी ऋषभ की हेल्प करते करते उसे ऊपर कमरे में ले जाते हैं। ऋषभ को अभी ठीक होने के लिए 1 हफ्ते का रेस्ट और चाहिए था, तो वो 1 हफ्ते तक घर से बाहर कहीं भी नहीं जा सकता था। नॉर्मल हालचाल उसे राशि का प्रतीक से पता चल जाता था। बाकी बीच में उससे मिलने उसके सास ससुर भी आए थे, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत हाल राशि का बता दिया था।
ऋषभ ने अभी भी सामने से पता करने की ये कोशिश नहीं करी कि आखिर वो कौन से देश में जाकर छुपी है। उसने सोच लिया था कि अब जब तक प्रॉपरली यहाँ सब कुछ सेटल नहीं कर देगा तब तक राशि से बात नहीं करेगा। तो क्या साहिल कुछ बताने वाला है या राशि इंडिया वापस आने वाली है? क्या है कहानी में आगे लिखा हुआ, जानने के लिए हमें देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।